खबर है सीएम हेमंत सोरेन ने कोल ब्लॉक नीलामी का किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दोस्तों खबर आ रही है केंद्र और राज्य सरकार के बीच अब राज्यसभा चुनाव समाप्त होते ही तकरार शुरू हो गई है। कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार केंद्र सरकार का बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है, इसमें राज्य सरकार को भी विश्वास में लेने की ज़रूरत है। केंद्र और राज्य सरकार समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ सकते हैं, एक स्वस्थ परंपरा कायम हो सकती है। खबर है झारखंड में सब्जियों की कीमत में हुई बढ़ोतरी, आलू महंगी हुई प्याज के दामों से। दोस्तों खबर आ रही है मानसून के पहले दस्तक ने ही किसानों के लिए अच्छे संकेत दिए हैं। वहीं किसानों द्वारा उपजाने वाले सब्जियों और खेतों में पानी भर जाने के कारण सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। यही कारण है कि शहर के बाज़ारों में सब्जियों के दाम एक बार फिर से बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों में जिस तेज़ी से सब्जी के दाम में बढ़ोतरी हुई है, उतनी तेज़ी से लॉकडाउन में भी उनके दाम नहीं बढ़े थे। बारिश से पहले बाजार में 8 से 10 रुपए किलो बिकने वाली भिंडी अब 15 से 20 रुपए किलो बिक रही है। वहीं 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 20 से 25 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। अन्य सब्जियों की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खबर है झारखंड के कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश की संभावना। दोस्तों खबर आ रही है मौसम विभाग ने 22 जून तक के लिए राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी दी है। खबरों के अनुसार 22 जून तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में 65 से लेकर 115 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। 23 से 25 जून तक बारिश और वज्रपात से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। पलामू के हरिहरगंज, बिश्रामपुर और हंटरगंज में करीब 40 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। खबर है भारतीय रेल ने 512 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर चलाने की तैयारी शुरू की। खबर आ रही है रेलवे अधिकारियों के मुताबिक केवल 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करने वाली पैसेंजर ट्रेनों को ही एक्सप्रेस में बदले जाने की संभावना है। आपको बता दें कि इनकी गति पहले से तेज़ होने के बाद प्रत्येक ट्रेन औसतन 1 से 2 घंटे पहले पहुंचेगी। इन ट्रेन के स्टॉपेज कम होंगे। आपको बता दें कि साथ ही इनके किराए में परिवर्तन और टिकट एवं यात्रियों की जांच की व्यवस्था को लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। देश भर में कुल ऐसी 512 ट्रेन चलेंगी। भारतीय रेलवे पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलकर चलाने की इस योजना को सकारात्मक रूप देने के लिए कई विशेष ट्रेन, जहां पर दिल्ली से 9 ट्रेन चलाए जाने की योजना है। खबर है WHO की चेतावनी, कोरोना वायरस के दूसरे और बेहद खतरनाक चरण में पहुंच चुके हैं हम। जी हां, खबर आ रही है कोरोना वायरस का संक्रमण 87 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों में ही संक्रमण के लगभग 15,000 मामले दिखे। अब WHO ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है कि वायरस ज़्यादा खतरनाक फेज में पहुंच चुका है। अब की बार हालात पहले दौर से भी गंभीर होंगे। जी हाँ, अब आपको बता दें कि वैज्ञानिक पहले से ही वायरस के दूसरे चरण की बात करते आए हैं, जिसकी वजह से वो लगभग 10 गुना खतरनाक हो चुका है। म्यूटेशन से गुजरकर खतरनाक हो चुका वायरस अब आसानी से बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकता है, जो लॉकडाउन में ढील के कारण घरों से बाहर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि हम नए और ख़तरनाक चरण में पहुंच चुके हैं। इसका आधार गुरुवार को 24 घंटों के भीतर आए आंकड़े थे। एक ही दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा का ये आंकड़ा पहली बार आया है, जिनमें आधे से ज़्यादा मामले अमेरिका में हैं। इसके अलावा एशिया और मिडिल ईस्ट से भी काफ़ी केस आ चुके हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। PM मोदी बोले जितना कोरोना को रोक पाएंगे उतनी ही जल्दी अर्थव्यवस्था में हो सकता है सुधार। दोस्तों देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही एक बार फिर चर्चा चल रही है कि देश में फिर से लॉकडाउन लागू हो सकता है। जी हाँ, हालांकि इस मामले को लेकर कई राज्यों ने इनकार कर चुके हैं। तमिलनाडु के कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन का फैसला किया गया है। खबर है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों संघ बैठक में PM मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 को लगभग
2 सप्ताह बीत चुके हैं। यह समय हमें आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ज़मीनी हकीकत जानने के बाद आगे की तैयारियों का खाका तैयार किया जाएगा। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेंगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। खबर है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को मिली नई जिम्मेदारी। दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त का चेयरमैन बनाया गया है। आर्थिक शोध संस्थान ने कहा कि पटेल 22 जून से यह पद संभाल सकेंगे। वह विजय केलकर का स्थान ग्रहण करेंगे। केलकर ने 1 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था। NIPFP के बयान के अनुसार हमें इस बात की खुशी है कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से 4 साल के लिए संस्थान के चेयरपर्सन के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं। NIPFP ने केलकर के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। बयान में कहा गया कि केलकर ने संस्थान को मौजूदा स्तर की वृद्धि और दक्षता तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को अचानक केंद्रीय बैंक के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय बैंक के बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले दिया था। पटेल वर्ष 1990 के बाद रिजर्व बैंक के ऐसे पहले गवर्नर रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्रीय बैंक से विदाई ली। खबर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रूस का दौरा। सीमा विवाद के बीच चीनी नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात। दोस्तों, खबर आ रही है राजनाथ सिंह भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। खबरों के अनुसार राजनाथ सिंह अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर शामिल होने के लिए सोमवार को रूस जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह के साथ भारतीय रक्षा कर्मी भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह मॉस्को में उच्च रूसी नेताओं और अन्य देशों के नेताओं से मिलेंगे। सीमा विवाद को लेकर लद्दाख तनाव के चलते चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार और प्रत्येक सशस्त्र बल के एक शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में पूर्वी लद्दाख के गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत हो गई, जबकि इस झड़प में चीन के लगभग 43 सैनिक हताहत हुए हैं। खबर है प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम मोदी ने किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ। दोस्तों, खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। इसे देश के राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया जाएगा। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। अभियान में रोजगार एवं अवस्थापना सृजन के तहत 25 प्रकार के काम जोड़े जाएंगे। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा सकती है। खबर है लद्दाख बॉर्डर शुरू हुआ चीन का विरोध, गांव वालों ने कर दिया काफ़ी बड़ा काम। दोस्तों, लद्दाख की गलवान घाटी पर हिंसक झड़प के बाद शुक्रवार को अधिकारी स्तर की बातचीत फिर शुरू हुई, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। दूसरी तरफ शहीदों का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पहुंच रहा है। शुक्रवार को भी कुछ जवानों का अंतिम संस्कार हुआ था। उत्तराखंड में नीति गांव में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। यह भारत तिब्बत सीमा का आखिरी गांव है। चीन को लद्दाख में धोखे से हिंसा करने का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर सर्वदलीय बैठक होनी थी। खबर है सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री LPG सिलेंडर बांटने वाली नीति में कर दिया है बदलाव। दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में मिलने वाले
नीति में बदलाव कर दिया है। सरकार ने इस स्कीम के तहत कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 3 महीने तक गरीबों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर बांटने का फैसला किया था। आपको बता दें कि इस योजना के तहत शुरुआती 2 महीनों में अप्रैल और मई में लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत अग्रिम तौर पर धनराशि प्रदान की गई थी। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे देखते हुए सरकार ने जून महीने के लिए इस नीति में बदलाव किया। अब लाभार्थी को जून महीने के लिए पहले खुद एलपीजी सिलेंडर की कीमत चुकानी होगी और यह राशि बाद में सरकार द्वारा उनके खाते में डाल दी जाएगी। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान गरीबों की परेशानी को कम करने के चलते सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके चलते उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 14.2 किलोग्राम वाले 3 एलपीजी सिलेंडर और 5 किलो वाले 8 एलपीजी सिलेंडर देने का प्रावधान